Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in this video we are going to cover collective bargaining जो कि labor law का topic है. So let's start our video. So what is collective bargaining? ये word ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए न्यू है. आपने अगर labor law की पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको definitely ये word समझ आ जाएगा. ठीक है. So collective bargaining is a process where representatives of employees, typically trade union, negotiate with employers. तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है, वो मिलकर, ठीक है, वो मिलकर एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन के वर्किंग आवर्स उन्हें कम कराने हैं कि आपने बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स कर रखे हैं, आप थोड़े कम कीजिए. तो वो इस बारे में सीधा बात करेगी, एम्प्लॉयर से मिलकर बात करेगी. यानी कि सभी लोगों की जो राय होगी ना इसमें, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन में, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि 56 लोग हैं. देयर आर 56 वर्कर्स इन द ट्रेड यूनियन एंड 56 वर्कर्स आर सेइंग दैट यस, वी आर टुगेदर इन दिस थिंग, वी वांट लेस वर्किंग आवर्स. तो ये जो है, इन्होंने जो मिलकर जो एक पॉइंट रखा है उसके सामने नेगोशिएट करने का, इसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं. बार्गेनिंग क्या होती है? नेगोशिएशन. तो दे आर नेगोशिएट. ठीक है. सो ताकि और फिर उसके बाद बैठ के बार्गेनिंग करते हैं, और ये भी फिर उसके साथ कुछ रखते हैं कि चलो ठीक है, मैं इतना टाइम रख देता हूँ, बट बदले में तुम ऐसा ये कंडीशन तुम्हें माननी होगी या फिर थोड़ी कम छुट्टी लेनी होगी, व्हाटसोएवर जो इनका है. तो ये फिर बातचीत करके दे रीच टू एन अग्रीमेंट. ठीक है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इससे क्या होता है, अमंग द वर्कर्स आल्सो, और एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन के वर्कर्स के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है. अगर कम्युनिकेशन ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. Now, aims and objectives of collective bargaining. क्या एम है, क्यों करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग हम? अपहोल्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. ठीक है. बार्गेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं हम, वर्कर्स की उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम स्ट्रांग बना रहे हैं. और ज्यादा जो उन्हें गलत लगता है, अगर वो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं, तो उनकी वॉइस को सुना जाए. उनकी वॉइस को स्ट्रांग बनाना बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग. एक वर्कर की वॉइस कोई नहीं सुनेगा, उसे उसको कोई समझेगा ही नहीं कुछ. बट अगर बहुत सारे वर्कर्स मिलके एक चीज को बोलेंगे तो डेफिनेटली द अथॉरिटीज हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट. देन ensuring equality and justice. This process strives to address social economic disparities among वर्कर्स. तो ये बहुत ध्यान रखता है कि एक तो इक्वालिटी हो, जस्टिस हो. आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा होगा, किसी के साथ कुछ गलत ना हो. ठीक है. अच्छे से सबको रखा जाए, सारे रूल्स फॉलो हो. ठीक है. और कोई भी पार्शियलिटी, भेदभाव किसी भी चीज का ना हो. देन प्रोटेक्टिंग द वर्कर क्लास. बेसिकली ये तो पता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो राइट दिया गया है वर्कर्स को, किस लिए दिया गया है? ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, वो अपने राइट्स के, जो भी उनको अपने राइट्स के लिए जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स के. ठीक है. देन मीटिंग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस. जो भी उनकी लीगल एक्सपेक्टेशंस है, जो वो लीगल चाहते हैं, मतलब कुछ गलत नहीं है जो वो चाह रहे हैं. देयर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज लीगल. ठीक है. इलीगल कुछ भी नहीं किया. अच्छा, अगर उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग की किसी इलीगल थिंग के ऊपर कि आपको ये हमें देना पड़ेगा, और वो उसे झुकना पड़ रहा है अथॉरिटीज को उनके सामने, नथिंग लाइक दैट. लीगली इफ दे आर वांट, इफ दे वांट समथिंग कि नहीं, हमें वर्किंग कंडीशंस बेटर चाहिए है, या हम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, फैसिलिटीज से कुछ भी, तो वो उन्हें मिलेगा इसमें. ठीक है. तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल होती है इस नेगोशिएशन प्रोसेस में. देन स्ट्रेंथ इन यूनिटी. तो जब ये एडवांटेजेस पे आ गए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था एम, अब आ गए हम एडवांटेजेस पे कि उनकी यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है. एडवांटेजेस क्या है? यूनिटी है. दे आर लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट 56 पीपल, 56 वर्कर. सो they were together in and they were making the same, they were talking about the same thing, that we want less time, working time, right. So of course, तो उनको अथॉरिटीज को सुनना पड़ेगा. तो यूनिटी तो बहुत बड़ी चीज है, राइट.
तो जब वो कलेक्टिवली बैठ के कोई डिमांड रखते हैं, चैलेंज करते हैं एम्प्लॉयर्स को, तो एम्प्लॉयर्स भी कुछ नहीं कर पाते। देन इम्प्रूव्ड वर्कप्लेस कंडीशंस, तो इससे क्या होता है, जैसे उन्होंने वर्किंग आवर्स की बात की, कोई फैसिलिटीज की बात करता है, तो इससे जो है उनकी वर्किंग कंडीशंस जो है उनको इम्प्रूव होती है। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, जो भी ऐसा है, कुछ वर्क कर रहे हैं वो जो उनकी हेल्थ के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, समथिंग लाइक दैट, तो वो इस बात के ऊपर बात कर सकते हैं, सब मिलके इस बारे में आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए। देन क्लैरिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो द अग्रीमेंट रीच्ड मेक द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स एक्सप्लेन, रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी, यानी कि जब भी वो नेगोशिएट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, एंड जब भी दोनों दोनों पार्टीज जो है, जो अथॉरिटी है और जो एम्प्लॉयज, मतलब जो वर्कर्स हैं, जो भी डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो उनके बीच एक क्लियरिटी आ जाती है, अनक्लियर चीजें हट जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और दोनों के रिलेशंस बेहतर रहते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज। कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, yes it is थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर, negotiation involves back and forth process making it lengthy, requires significant time commitments for both the parties। सामने वाली पार्टी जो अथॉरिटीज है उनको भी प्रोसेस करने में चीजों को टाइम चाहिए, और जो ये पार्टी जो वर्कर्स की साइड है, ट्रेड यूनियन है, उनको भी सबको इकट्ठा करना, सबसे डिस्कशन करना, देन गोइंग विद द हैव टू लिसन ईच एंड एवरी पर्सन व्हाट दे वांट्स, एवरीथिंग, राइट। देन इंटर यूनियन राइवलरी, अब यूनियन के अंदर भी मतभेद तो होंगे ही ना, ऐसा तो नहीं। यूनिटी इज गुड थिंग, वो एडवांटेज में आती है, बट डिसएडवांटेजेस भी बनेगी, डिसयूनिटी मतलब यूनिटी खत्म भी हो सकती है, राइट। अगर 56 में से 20 लोग या 25 लोग आर सेइंग समथिंग एल्स, कि नहीं वी आर ओके विद दैट, वी आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशन, तो वहां पर ट्रेड यूनियन कैसे चलेगा, या फिर दो ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश हो रही है, खुद की हम इस ट्रेड यूनियन को गिरा दे जो बनी हुई है, हम अपनी अलग ट्रेड यूनियन बनाए, दोनों के बीच दुश्मनी बन गई, अमंग द वर्कर्स ही इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे ट्रेड कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन नॉट वर्क, तो वो डिसएडवांटेज है। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल affirmation of trade union may influence their demands, sometimes deviate their primary concerns of worker, थोड़ा पॉलिटिकल भी जो उन पे प्रेशर पड़ जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनियन, ठीक है, डिटरमाइनिंग विच यूनियन ट्रूली रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉय कैन बी चैलेंजिंग। अब एक यूनियन तो होती नहीं है, कई सारी होती, तो कौन सी यूनियन सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। Then comes Indian statutes and case laws recognizing collective bargaining. Okay, so Industrial Dispute Act 1947 के अंदर हम केस लॉ देखेंगे, सेक्शन 80 जो है वो इसी एक्ट का पार्ट है। ऑफ द एक्ट recognizes सेटलमेंट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो सेक्शन 18 जो है ये बताता है कि ऐसे बहुत से सेटलमेंट्स भी है जो हुए हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। कलेक्टिव बार्गेनिंग एज बाइंडिंग, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस, किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्फसाइज करती है सोशल जस्टिस के ऊपर, इस बारे में बात की गई है। ठीक है, एग्जाम्पल है केस लॉ का, इन द करनाल लेदर कर्मचारी संगठन केस, द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट हाईलाइट किया था कि पर्पस इन सिक्योरिंग सोशल जस्टिस, कि उनको सोशल जस्टिस मिला था किस वे में, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। तो ये जो हमने ऊपर एक्ट पढ़ा है ना, और ये जो सेक्शन पढ़ा है, ये सब इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है इस केस का, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, इनको एक्ट को और इन सेक्शन को। देन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है, अब हम आ जाते हैं और बैक स्टोरी में। 1926 वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाउ कम्स ट्रेड यूनियन एक्ट, और ये सारे एक्ट्स भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सो प्लीज अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो गो एंड वॉच, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। So governs registration rights and immunities of trade union, emphasizing their role in regulating employer-employee relationship. So it's very important कि employer और employee का relationship बना रहे, इसलिए भी trade union एक important चीज है। So एग्जाम्पल केस का क्या है, इन डी एन बैनर्जी वर्सेस पी आर मुखर्जी केस, जस्टिस अय्यर emphasized the unity of capital and labor leading to collective bargaining। so collective bargaining के थ्रू एक तो यूनिटी के ऊपर उन्होंने फोकस किया है,
दूसरा, जो उसके बाद जो एग्रीमेंट बनता है, कंक्लूजन पे आते हैं वो लोग, दो पार्टीज बैठ के, जिससे उनके रिलेशन और बेहतर होते हैं, बेटर हो जाते हैं, कि ठीक है, यू आर ओके नाउ, यू आर सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम आल्सो सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट नाउ, सो लेट्स move further, let's get back to work, and we'll be happily working together. If we'll have any issues, we'll come back to you, like this. तो चीजें हट जाती हैं। Then Industrial Employment Standing Order Act 1946, this is one of the act जो हम आगे भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. So this act, Industrial Employment Standing Order Act क्या होता है, provides for framing standing orders through a process involving the employer and employees and the certifying officer reflecting collective bargaining elements. तो इसमें क्या होता है, collective bargaining के elements को दर्शाया गया है, जैसे कि the certifying officer act as नेगोशिएटर, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है ना, वो नेगोशिएटर की तरह वर्क करेगा, involving both the parties in framing standing orders, showcasing a form of collective bargaining. अब आप पूछेंगे फॉर्म कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या है ये सब स्टोरी? स्टैंडिंग ऑर्डर एक रूल बुक होगी जो वो फॉर्म करेंगे, जिसमें दोनों पार्टीज की तरफ से रूल्स लिखे गए होंगे, जो दोनों को ही फॉलो करने होंगे, और वो रूल बायस नहीं होंगे, वो दोनों के लिए नेचर में जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, दोनों को अनफेयर नहीं होंगे, एकदम ठीक होंगे उन दोनों पार्टीज के लिए, वर्कर्स ऑल्सो एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो, द अथॉरिटीज ऑल्सो। ठीक है, तो 10 डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स जो बना है, डॉक्यूमेंट जो रूल्स जिसमें लिखे गए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। तो हम स्टैंडिंग ऑर्डर को और भी ज्यादा डिटेल में अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस एक्ट में ये चीज है। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो सपोर्ट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एंड आर्टिकल 40। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग को, हम हर तरीके से हर कोनों से, कि हर कौन सा एक्ट जो है लेबर लॉ में कैसे कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग किस किस में जिक्र हुआ है, कैसे कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसमें वन ऑफ द थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो इसमें भी आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 43A इज हेल्पिंग आउट। तो एनकरेजमेंट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, तो ये दोनों जो है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं, ये हेल्प करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को आगे बढ़ाने में। इन स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टेजेस क्या है? फॉर्मिंग यूनियन, पहले एक यूनियन बनती है, और यूनियन कैसे बनती है? मिनिमम 7 एम्प्लॉयज कैन फॉर्म ए यूनियन, कम से कम 7 एम्प्लॉयज तो होने ही चाहिए एक यूनियन में, 2 एम्प्लॉयज जाके यूनियन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और उनको फिर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ट्रेड यूनियन कहलाने के लिए। सो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स एडवांटेजेस लाइक, और ये हमें भी पता है कि क्या क्या एडवांटेजेस हमें रजिस्ट्रेशन में मिल जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स, देन मेकिंग अ चार्टर ऑफ डिमांड्स। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का फर्स्ट स्टेप क्या था? रजिस्ट्रेशन करानी है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? यू शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन यूनियन। ठीक है, then making a charter of demands initiates bargaining involving discussions among union members outlining their expectations. These are the very important elements कि आपको बार्गेनिंग को इनिशिएट करना है, तो उसके लिए आपको सारे मेंबर्स को डिस्कशन में लाना होगा, हर एक की बात सुननी होगी, उन सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना होगा, एक डिमांड लिस्ट बनानी होगी कि क्या हम बात करने वाले हैं। Then negotiation. Formal proposal and counter proposal are presented until an agreement is reached or a third party intervenes. इससे पहले कि कोई थर्ड पार्टी आए या फिर कोई अग्रीमेंट हो, एक प्रपोजल जाता है या फिर काउंटर प्रपोजल जाता है उनकी तरफ से, जिससे पता चलता है कि हम एक आर प्रेजेंटेड, तो कि हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, हम बात करके इस चीज को सुलझाना चाह रहे हैं, वी वांट टू डू अ नेगोशिएशन, वी वांट टू टॉक अबाउट द सर्टेन रूल्स। देन फॉर्मिंग एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है, एक रिटन अग्रीमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद। ठीक है, जो दोनों पार्टीज पे बंध जाता है, बाइंडिंग मतलब बंध जाना, कि दोनों पार्टीज को उसे फॉलो करना होगा, और उसमें एक एक कंडीशन की डिटेल होती है जो दोनों पार्टीज के बीच तय हुई होती है ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस। उस अग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, देन स्ट्राइक्स, अब आते हैं स्ट्राइक्स पे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कवर है स्ट्राइक्स। अ लास्ट रिसॉर्ट इफ नेगोशिएशंस फेल, अगर नेगोशिएशन से बात नहीं बनती, अथॉरिटीज कहती है नहीं, वी आर नॉट रेडी फॉर सेइंग यस टू दिस थिंग, हम नहीं आपकी कंडीशन मान सकते, हम नहीं मान सकते आपकी डिमांड को, तो उस सिनेरियो में फिर जो वर्कर्स है, अगर वो भी नहीं मानते हैं, नेगोशिएशन से बात नहीं बनती बनती, तो वो स्ट्राइक पे जाते हैं। ठीक है,
तो रेगुलेटेड बाय द एक्ट टू इंश्योर प्रॉपर नोटिस एंड लीगल प्रोसीजर, और पूरा प्रॉपर नोटिस और लीगल प्रोसीजर के साथ जाते हैं। स्ट्राइक ऐसे नहीं हो जाती कि बिना बताए जब मर्जी कर दी। देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ डूइंग स्ट्राइक, इन्फॉर्म किया जाता है पहले कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, हर चीज के बारे में। और एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि उनको वो प्रिविलेज मिले जिसमें उन्हें कोई स्यू ना कर सके, कोई उन पे क्रिमिनल चार्ज ना लगा सके। ये सारे प्रिविलेजेस के लिए भी दे द वर्कर्स हैव टू फॉलो certain laws, certain legal procedure. Then conciliation, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कवर है। इन्वॉल्व्स न्यूट्रल थर्ड पार्टी, एक पार्टी आती है बीच की मतलब कि जिस पार्टी जो पार्टी न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो डिसीजन दोनों का बनाती है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू मीडिएट एंड प्रमोट सेटलमेंट, ठीक है। और स्टेट के थ्रू वो पार्टी अपॉइंट होती है जो मीडिएट करती है। मीडिएशन आपने सुना ही होगा, एक तरीके से मीडिएशन ही होगा जो मीडिएट करती है और सेटलमेंट की तरफ इनको लेके जाती है। जो भी वर्कर्स की डिमांड होती है वो अनफेयर है फेयर है ये डिसाइड करती है, एंड देन अथॉरिटीज को सामने बिठाती है और फिर दोबारा बातचीत करवाती है जो वो दोनों आपस में बैठ के सॉल्व नहीं कर पाए थे। एक मीडिएट पर्सन, एक बीच का न्यूट्रल पर्सन आता है और वो हेल्प करता है उन लोगों को एक डिसीजन पे, कंक्लूजन पे रीच करने में। Then arbitration और adjudication. In case of conciliation failure, अगर conciliation भी नहीं हो पाता है parties का, तो वो voluntarily may opt for voluntary और compulsory arbitration, या तो खुद से या फिर compulsory arbitration उन पे उनको जाना पड़ेगा क्योंकि decision तो anyhow लेना है ना, and decision may become binding. अब conciliation में तो ये था कि अब जो भी decision था ठीक है हो गया, बट आर्बिट्रेशन में क्या है कि आपको जो भी डिसीजन देगा जो पर्सन आपके सामने बैठा होगा एज अ जज वो बाइंडिंग होगा। थिंक अबाउट द वॉलेंट्री अग्रीमेंट, तो दोनों पार्टीज के बीच जब सुलह हो जाती है तो एक अग्रीमेंट बनता है जिस अग्रीमेंट में उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है आफ्टर द सेटलमेंट, तो वो रिकग्नाइज होता है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देन कम्स द सेटलमेंट थिंग की थ्री पार्टेड एग्रीमेंट जिसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं थ्री पार्टेड एग्रीमेंट, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एंड कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। विड्रॉल इफ सेटलमेंट पोटेंशियल इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, सेटलमेंट की पोटेंशियल समझ आ जाती है जिसमें, और ये काउंसिलेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर ये एग्रीमेंट बनता है। Then consent award. Agreement negotiated even when a dispute is pending. Agreement negotiate होता है अगर डिस्प्यूट पेंडिंग हो, ठीक है, एक फाइनल डिसीजन से पहले, बिफोर एन एजुडिकेटरी अथॉरिटी बिकमिंग पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज अवार्ड, जब तक कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, एक फाइनल डिसीजन जब तक वो अथॉरिटीज नहीं उसमें इन्वॉल्व होती, जो फाइनल डिसीजन देगी तब तक आपका एक जो अग्रीमेंट है उसे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नेगोशिएट करके इधर उधर करके, बट उसके बाद नहीं, वो फिर बाइंडिंग हो जाता है। देन एलिमेंट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, अब कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट, तो इसमें पूरा टाइम स्पेसिफाई होता है, फ्रेमिंग ड्यूरिंग विच द अग्रीमेंट इज वैलिड, कि अग्रीमेंट कब तक वैलिड होगा, ये सेटलमेंट हुई है कितने टाइम तक के लिए। देन सेटलमेंट टर्म्स, जितनी भी वेजेस, लाइक जैसे वेजेस का मैटर था, कोई बेनिफिट्स थे, लीव्स थे, वर्किंग आवर्स थे, अदर कंडीशन, जो भी कंडीशन थी जिसके ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लिखी होगी जो भी आपके बीच सुलह हुई है, और कुछ नया तय हुआ है, कुछ एडिट हुआ है, कुछ ऑल्टर हुआ है, एवरीथिंग लाइक जो भी होगा उस एग्रीमेंट में रिटन होगा। देन कंडीशंस रिगार्डिंग स्ट्राइक्स outlines the circumstances under which strikes are permitted or restricted। वो सारी चीजें भी बता रखी होंगी, सिचुएशंस बता रखी होंगी, वो सर्कमस्टांसेस बता दी होगी कि किस सर्कमस्टांसेस में स्ट्राइक को परमिट करना है और किसमें स्ट्राइक को रिस्ट्रिक्ट करना है। देन ऑब्लिगेशन क्लियरली डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल एक कंसेंट होती है इस अग्रीमेंट में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी एक पॉइंट होता है कि दोनों को अपनी ड्यूटीज को अच्छे से हैंडल करना है और अपने राइट्स का ध्यान रवि रखना है। देन पेनल्टीज फॉर, मतलब अपनी बातों पे हो उससे मुकरना नहीं है आपको, क्योंकि यू आर साइनिंग एन अग्रीमेंट।
देन पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, अगर आप पूरा नहीं करते हो अग्रीमेंट को, आप अग्रीमेंट की बातों पे नहीं चलते हो, उसके अगेंस्ट जाते हो, तो आपको पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती है जो भी उसके अंदर डिसाइडेड होगी। ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन establishes mechanisms for resolving disputes arising during the agreement term। तो जो मैकेनिज्म्स होते हैं रिजॉल्विंग, जो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स अराइजिंग ड्यूरिंग द मैकेनिकल टर्म। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।